अष्टाध्यायी की प्रस्तुति होगी और दूसरे दिन यानी कल रंग सृष्टि पटना की प्रस्तुति होगी पॉपकॉर्न और तीसरे दिन प्रस्तुति होगी धूमिल की कहानी पर आधारित नाटक पटकथा। तो मित्रों, रंगकार 2021 नागेश्वर सम्मान समारोह में आज अभिनय आर्ट्स की ओर से, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी कहा कि 2 लोगों का सम्मान किया जाना है, तो वो 2 लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं और इनका चयन एक एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से किया गया है, जिसमें प्रोग्रेसिव कल्चर कमेटी और अभिनय आर्ट्स के एग्जीक्यूटिव सदस्य थे। और उसके बाद नाम जो उभर कर सामने आया चयन के बाद, उसमें पटना की युवा अभिनेत्री नेहा निहारिका, जो पटना की विभिन्न कला संस्थाओं के साथ जुड़कर रंगमंच में काम कर चुकी है, एक अलग पहचान बना चुकी है, आप सभी को जानते हैं। और अभिनय आर्ट्स उम्मीद करता है कि आपका आने वाला जीवन बहुत सुखी, उज्जवल और प्रकाशमय हो। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, आज हमारे दूसरे सम्मान पाने वाले अतिथि हैं धीरेन्द्र कुमार, जिनकी पहचान पत्रकारिता के क्षेत्र में है। और धीरेन्द्र कुमार प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जाने माने पत्रकार हैं और वर्तमान में फ्रीलांसर के तौर पर वो देश के जाने माने अखबारों के साथ जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो इन दोनों हस्तियों को आज अभिनय आर्ट्स की ओर से सम्मानित किया जाएगा। तो मित्रों, जो नागेश्वर सम्मान समारोह की चर्चा हम आज पहली दफा कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना लाजमी है। हम बताते चलें कि ये नागेश्वर सम्मान समारोह क्या है। तो नागेश्वर सम्मान समारोह जो है वो अभिनय आर्ट्स के जो महासचिव हैं मणिकांत चौधरी जी के पिता हैं श्री नागेश्वर चौधरी जी, जो इसी साल 31 मार्च को हमारा साथ छोड़ गए हैं और अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो उनके सम्मान में, उनकी याद में मणिकांत चौधरी जो उनके पुत्र हैं, उन्होंने इस सम्मान समारोह को प्रतिवर्ष करने का संकल्प लिया है। तो उसका इस वर्ष से शुभारंभ है। उनके बारे में थोड़ी और जानकारी हम सबको है, लेकिन आपको दे दें कि नागेश्वर प्रसाद चौधरी ने सन 1954 ईस्वी में पूर्णिया जिले से अपना एक प्रिंटिंग प्रेस खोलकर अखबार निकालना शुरू किया और आज हम उनको याद कर रहे हैं क्योंकि हमारे बीच नहीं है। अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत सारे अच्छे ऐसे काम किए हैं जिनकी चर्चा तो करना चाहते हैं, लेकिन समय की कमी है और कभी अवसर मिलेगा तो आप सबसे इस बारे में और बात होगी। अखबार निकालना एक बहुत ही दुरूह कार्य होता है, तो आप समझ सकते हैं कि किस जटिलता के साथ में अखबार निकाला जाता है। ये एक अलग विषय है, लेकिन वो एक जीवट व्यक्ति थे, समाज से जुड़े व्यक्ति थे और उनके सम्मान में ये सम्मान समारोह का आयोजन है अभिनय आर्ट्स की ओर से। आज श्रद्धांजलि स्वरूप मणिकांत चौधरी जी और उनके समस्त परिवार की ओर से ये आयोजन किया जा रहा है। तो सबसे पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बिना समय लिए हुए हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि हमारे अतिथि यहाँ उपस्थित है और सम्मान के साथ हम अतिथि को यहाँ बुलाना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय अवधेश प्रीत जी हैं। मैं चाहूँगा कि कृपया आप मंच पर आएं और हमारी दूसरी अतिथि संगीता रमन जी से आग्रह है कृपया वो भी आएं और सनत कुमार जी से आग्रह है कि कृपया मंच पर उन्हें सम्मान के साथ लेकर आए। और इसी क्रम में सबसे पहले हम अपने दोनों आगत अतिथियों का पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर सम्मान करना चाहेंगे। मान्य राजलक्ष्मी से आग्रह है कि ये लेकर आए और मणिकांत चौधरी जी हमारे अतिथियों का स्वागत हो, थोड़ा जोरदार ताली भी हो, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। और अंगवस्त्र देकर मणिकांत चौधरी जी हमारे अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं और साथ में एक पुष्पगुच्छ भी है। मैं
सनत कुमार जी से आग्रह करूंगा कि हमारे दूसरे अतिथि महोदय को पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर सम्मानित करें। हमारे दोनों अतिथि महोदय अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट पहचान रखने वाले हैं, उनके व्यक्तित्व से आप पूर्व परिचित भी हैं। तो इसके बाद जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि नागेश्वर सम्मान समारोह का पहली बार आयोजन है। इस पहली बार आयोजन में नागेश्वर जी के बारे में थोड़ा सा परिचय हमने दिया। मणिकांत चौधरी जी के पिताजी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके चित्र बाईं ओर हम रख पाए हैं और अब थोड़ा सा एक पुष्पांजलि, थोड़ा सा उसके बाद उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें सम्मान देते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और शुरुआत के लिए दीप प्रज्वलन के लिए हमारे अतिथिगण से आग्रह है कि कृपया दीप प्रज्वलन में अपना सहयोग करें। हमारे अतिथियों के कर कमलों से ये आयोजन का शुभारंभ हो रहा है, दीप प्रज्वलित हो रहा है। दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया से हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे विचार, हमारे भाव आप सब तक प्रकाशमय होकर पहुँचे और ये दूर दूर तक फैले और आप सभी की शुभकामना हमें प्राप्त हो ताकि हर वर्ष ये आयोजन हम कर सकें। हमारे तो जो हमारे दो सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं उनको मैं बहुत ही विनम्रता के साथ और सम्मान के साथ यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले पटना की युवा अभिनेत्री नेहा निहारिका, कृपया आप यहाँ मंच पर सामने, बहुत जगह है, आग्रह करेंगे कि थोड़ा बीच में आ जाए। नेहा निहारिका के बारे में मैंने कहा कि बहुत सारे नाट्य संस्थाओं के साथ जुड़कर उन्होंने बहुत सारे अच्छे अभिनय किए हैं। तो आज इनका सम्मान होना है और इस सम्मान के लिए मैं अपने अतिथि से संगीता रमन जी से आग्रह करूंगा कि इनको अंगवस्त्र, स्मारक पत्र और एक मोमेंटो है और अब पत्रकारिता के क्षेत्र में धीरेन्द्र कुमार जी से आग्रह है कि वो भी आए। ये स्मारक पत्र सर्टिफिकेट धीरेन्द्र कुमार जी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से काम कर चुके हैं और आज फ्रीलांसर के तौर पर नामचीन अखबारों के साथ काम कर रहे हैं। उनका भी आज सम्मान होना है और हमारे मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह है कि इनका भी अंगवस्त्र और स्मारक पत्र, मोमेंटो आदि देकर इनका सम्मान करें। उम्मीद है कि पहली बार इस संस्था की ओर से सम्मानित होने वाले अतिथि अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे और आने वाले समय में ऐसे ही गौरव प्राप्त करने वाले बहुत सारे हमारे कलाकार और पत्रकार होंगे। मैं आग्रह करता हूं सम्मानित होने वाले अपने दोनों व्यक्तियों से कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि मंचन होने वाला है, फिर समय मिलेगा तो आपको फिर मंच पर। तो मैं आज की अपनी अतिथि संगीता रमन जी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द और उसके बाद
प्रेक्षागृह में उपस्थित आप सभी सुधी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी हमने सुना, आप लोगों ने भी सुना, बड़ा ही भाव क्षण है। मणिकांत जी अपने पिता स्वर्गीय श्री नागेश्वर जी की याद में ये आयोजन कर रहे हैं और सम्मानित भी किया पत्रकार जी को और अभिनेत्री नेहा निहारिका जी को। पितृ ऋण तो हम कभी चुका नहीं सकते और सचमुच बहुत भाव क्षण है। सांस्कृतिक आयोजन जो हमारे शहर में होते हैं, ये हमारी सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाते हैं और हमें जोड़ते हैं एक दूसरे से। आज इस रंगमंच से मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी जो शायद विषय से हटकर लगे, लेकिन वर्तमान संदर्भ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। नाटक का विषय चाहे कोई भी हो, लेकिन आज का जो मनुष्य है बदलते परिवेश में इतनी पीड़ा, इतनी संत्रास को जीता है और इतना विघटित होता है अपने रिश्तों के साथ कि वो सीधे आत्महत्या का मार्ग चुन लेता है। तो आप सभी से निवेदन है या आप सबसे निवेदन है कि आत्महत्या का मार्ग कभी नहीं चुनिए। जिंदगी चाहे जैसी भी है बहुत सुंदर है और जीने के लिए है। और अभिनय आर्ट को मेरी शुभकामनाएं कुछ शब्दों के साथ कि इस पद का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी और अब हमको कार्यक्रम भी देखना है। धन्यवाद। जय हिंद। जी, आपका धन्यवाद। बहुत ही ज़रूरी विषय पर आपने अपनी बात रखी और मानवीय रिश्ते कहीं ना कहीं उसको ले जाते हैं और आप सब महसूस करेंगे नाटक के दौरान भी और ऐसे भी कि कई बार मन में आत्महत्या का विचार उठता है। तो मैं भी बहुत सहमत हूँ 100% कि जीवन जैसा भी है बहुत सुंदर है और ये विचार कभी आए तो ज़रूर त्याग कीजिए। मैं अपने दूसरे अतिथि अवधेश भी जी से आग्रह करूँगा कि कुछ आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द हमारे बीच। नमस्कार मित्रों, ये कोविड के बहुत मनहूस समय से निकल करके आज हम सब प्रेक्षागृह में उपस्थित हैं, तो इससे एक सबक मिलता है कि शो मस्ट गो ऑन और शो मस्ट गो ऑन की तरीके से ये शो शुरू है, चल रहा है। बहुत लंबा चौड़ा कुछ कहने का नहीं है क्योंकि रंगमंच भी तैयार है, कलाकार भी तैयार हैं, आप सभी दर्शक प्रतीक्षा में हैं। तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं कि अपने पिता की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उस स्मृति को बढ़ाने के लिए मणिकांत जी ने जो ये शुरुआत की है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि रंगमंच हमें अपने समाज से ही नहीं जोड़ता, परिवार से भी जोड़ता है और अपनी परंपराओं को भी समृद्ध करने का ये माध्यम होता है। तो रंगमंच सिर्फ ये नहीं होता कि आपने एक नाटक कर दिया, रंगमंच यह भी होता है कि रंगमंच के जरिए आपने कितना मनुष्य को मनुष्य बनाया। तो ये मनुष्य को मनुष्य बनाना, समाज को सामाजिक बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की शुरुआत होती है जब हम किसी अपने बुजुर्ग की स्मृति में कोई सम्मान, कोई कार्यक्रम करते हैं। तो इसके लिए भी मणिकांत जी को निश्चित तौर पे एक बहुत गहरा झटका लगा होगा, पिता का सह नहीं हो जा, लेकिन उनकी स्मृति हमेशा साथ बनी रहे, वो हमेशा इनको आशीर्वाद के रूप में उनका साया हमेशा सर पे बना है। इस प्रक्रिया की शुरुआत आज हो रही है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूँ पत्रकारिता की, जो आप बात कर रहे थे कि अखबार निकालना कितना मुश्किल होता है। जिस जमाने में वो पूर्णिया में अखबार निकाला करते थे, उस जमाने में अखबार निकालना व्यवसाय नहीं हुआ करता था, संघर्ष हुआ करता था, मिशन हुआ करता था। और एक छोटे से शहर से अखबार निकालना बहुत आसान काम नहीं होता है, पीर बावर्ची घिश्ती का सब बनना पड़ता है। आज की तरह का समय नहीं था जो बहुत व्यावसायिक समय था। वो विज्ञापन से लेकर के अखबार छपने और बांटने तक का काम वो मालिक, वो संपादक, वो पत्रकार स्वयं किया करता था और बहुत कुछ अपना घाटा सह के किया करता था। ऐसे लोगों का जो कंट्रीब्यूशन समाज में है वह भले ही निपट में चला गया हो, लेकिन आप जैसे लोग जब उन्हें याद करते हैं तभी वह परंपरा जीवित रहती है। इन चीजों, इन शब्दों के साथ आज के इस महोत्सव की शुरुआत के लिए अपने आर्ट सनत जो मुझे
बहुत मेरे पुराने मित्र हैं, छोटे भाई हैं, हमेशा याद करते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये रंगमंच हमारा जो पटना का रंगमंच नहीं बहुत समृद्ध है, और समृद्ध सिर्फ इसलिए नहीं है कि बहुत सारे नाटक होते हैं, समृद्ध इसलिए नहीं है कि हम बहुत सारे रंगकर्मी हैं, समृद्ध इसलिए भी नहीं है कि यहाँ बहुत सारी रंग संस्थाएं हैं, समृद्ध इसलिए है कि यहाँ बहुत सारे नियमित दर्शक हैं, और अगर दर्शक हैं तो ये रंगमंच समृद्ध है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। देखा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे जीवट व्यक्ति रहे होंगे वो, और उनकी याद में मणिकांत चौधरी जी अपना एक समझिए कर्ज और फर्ज अदा कर रहे हैं। और अभी हमारे अतिथि ने बहुत ही अच्छी बात कही कि दर्शक है तो नाटक है, और मैं मानता हूँ कि जो क्लासिक रूप में कहा जाता है कि दर्शक भी नाटक का एक भाग होता है, तो आप इसके एक भाग हैं, आप हैं तब ये नाटक की सफलता है। तो आप सबका पुनः स्वागत करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि अजय शुक्ला जी की जो ये बेहतरीन कृति है नाटक दूसरा अध्याय, एक ऐसा नाटक है जो आधुनिक समय में समाज की एक बदलती हुई जो तस्वीर है उसको पेश करता है। इस नाटक में इंसान की जो फितरत है वो सामने आती है, और जब कोई आशा पूरी हो जाती है तो फिर एक नई आशा जगती है, उसको पूरा करने में व्यक्ति अपने आप को लगा देता है। तो इस तरह की आशाएं जिंदगी में कभी पूरी होती हैं, कभी नहीं होती हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो अपनी आशाओं के साथ जीता है। कहा भी गया है कि आशा ही जीवन है। तो हम बता दें आपको कि ये स्त्री पुरुष संबंधों पर आधारित नाटक है, दूसरा अध्याय, जिसका मंचन आप आज देखेंगे। इसमें यथार्थ, स्मृति, कल्पना, अति कल्पना के जो झलमिल रंग हैं वो सभी इसमें हैं, शामिल हैं, और चरित्रों की जो जटिलता है और स्थिति की जो विडंबना है उसका एक नितांत स्पष्ट चित्रण है इस नाटक में। नाटक में बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे आपके मन में, तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि इस नाटक में दो मुख्य पात्र हैं, अभय और नीरजा, जो कभी अचानक मिलते हैं और इतने निकट आ जाते हैं धीरे धीरे कि अपने पुराने संबंधों को छोड़कर एक नया संबंध विकसित करने की ओर सोचते हैं, और यही है दूसरा अध्याय। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब प्रश्न आपको कौतूहल में डालेंगे और आप उससे जुड़ेंगे भी, क्योंकि आपके जीवन में भी कभी न कभी, कहीं न कहीं ये समय, ये दृश्य, ये स्थिति उत्पन्न हुई होगी। तो सबसे पहले आप शांतिचित होकर प्लीज अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट मोड में डाल लें, और अब आनंद लें मणिकांत चौधरी रचित निर्देशित अजय शुक्ला रचित ये नाटक दूसरा अध्याय। मेरा नाम अभय सर्वे, और उसके लिए ना तो मैं जिम्मेदार ना उससे आपको कुछ नहीं। तो छोड़िए उसे। कुछ और जानना चाहते हैं मेरे बारे में? दूसरे
दूसरे के व्यक्तिगत मामलों में ये कौतुक है। प्रश्न ये नहीं कि मैं, बल्कि प्रश्न ये कि मैं ये बात मैं वहां अक्सर आता हूं। पर क्यों? शायद सोच कुछ पुरानी बात देख तो इस रेस्तरां में भीड़ नहीं, दूसरे यहां पर उठा लेता हूं कुछ जिंदगी के लिए बोल जो अभी भी जीवन में गलती करता है, और ऐसी बातें सोचने के लिए शांति जो यहाँ है। इसीलिए हम और नीरजा अक्सर यही आकर और बातें करते हैं। मैं हमेशा समय से कुछ पहले ही आता और दिल करता रहता था, कह नहीं सकता शायद अभी भी मैं उस ज्ञानी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम जानते हुए भी हम ये मानना नहीं चाहते कि ऐसा नहीं। आप शायद जानना चाह रहे हैं कि नीरजा, चलिए मैं बता, नीरजा से आज से करीब 10 साल पहले मिला। कितना लंबा समय निकल गया। अब मैं 37-38 साल का न बूढ़ा जवान या कहले अलग अलग संदर्भ यानी मैं बहुत अच्छा जानू। मैंने भी शुरू से रहा, यानी प्रोफेशनल जीवन मात्र मेरी सफलता की सीधी लकीर है। हाँ, व्यक्तिगत भाव रहे तो केवल व्यक्तिगत। इसीलिए नीरजा से जब मैं मिला तब अपने को ये मान चुका था कि काम में लगा देना ही अपने को भला है, और उससे जो सफलता, जो कम उम्र में प्रतिष्ठा मिल रही थी, उसका अपना ही एक नशा था। पर वो मैं मेरी मांग इस आवाज से कभी छुटकारा भी नहीं। कभी कभी लगती थी कुछ सुनता, सोचना बोलेंगे, सुनना मेरे अंदर क्या। तब मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स में मद्रास गया और वहां मुलाकात भी मेरी नीरजा से। वो ही नौकरी करती, तू संस्कृत शादीशुदा और लगभग मेरी उम्र की। ये जानकर अच्छा लगा कि हम दोनों दिल्ली से हैं, पर पहले कभी मिले नहीं। बस 15 दिन साथ थे और लगा सब कुछ बदल सकता है। कभी कभी सोचता हूँ कि अचानक इस समूह में मिला या परिचित क्यों इतना अपना से प्रतीत होता है, क्यों लगता है अपना खोया अर्थ स्वयं सा, और ये प्रणय आकाश कैसे बदल देता है सब कुछ। बादलों की वर्षा में, बिजली और गर्जना में कुछ उत्साह प्रतीत होता है, कुछ नए अर्थ की इच्छा होती है। हर यथार्थ में प्रकृति का प्रतिक्रम अर्थहीन संवेदनशील हमारा ही बदल जाता है दृष्टिकोण। फिर सिद्धांतों का क्या मूल्य जब हम खुद ही बदल जाते हैं। हाँ नीरजा, तुम्हें ये तो नहीं लगता कि हम भावनाओं में नहीं, इन्फैक्चुएशन की भी एक उम्र होती, हम शायद ज्यादा मैच्योर हो। तुम कहना चाहते हो कि मैंने या तुमने सच्चा प्यार नहीं किया? नहीं नीरजा,
मैं ये नहीं कह सकता कि सच्चा प्यार या झूठा ही क्या होता, पर हमारी भी जो भी था वो क्षणिक नहीं, बहुत अस्थायी। तभी तो हम एक दूसरे की दिल में और शायद कमजोर शायद है पर शंका प्राप्त निर्णय पर। तुम मुझे तो दोष नहीं दे रहे हो। नहीं मुझे, अगर मैं जीवन में कुछ पा ना सका तो दोष मैंने अपने आप को दिया। न कर सका वो जो इतने लोग कर एक नए जीवन की शुरुआत। इसलिए आता हूं और शायद मिलकर तो कभी नहीं, और ये स्मृतियां, ये कल्पना, इनको तो मेरा पूरा अधिकार। अब तो मैं कह रहा था कि 15 दिन हम लोग साथ रहे और लगा सब कुछ बदल सा गया। 15 नहीं 16। ट्रेन में भी तो हम लोग साथ में थे। हाँ राइट 16, और लगा कि सब कुछ बदल सा गया। क्या मुझे लगता है क्या ये उम्र मैं सो गई। पागल। अच्छा मैं पागल हूँ? हाँ क्यों? क्योंकि तुम मुझे चाहने लगे। क्यों? Because I have also started loving you. सच में? जी हाँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। सुनो अभय। हाँ क्या? शायद हमें अब यही रुक जाना चाहिए। तुम रुक पाओगी? ये अजीब सी मनस्थिति में अशांत तो रहता था पहले, पर इस अशांति में एक अजीब हलचल, एक शांत सी और करता है गूंगा पूछा, मानो बादल फट गया और सभी प्रश्न चिन्ह स्वतः डूब गए उस बोला। तभी कोई 10 वर्ष पहले मिले, बैठे कुछ निर्णायक बात कर। हेलो। हाँ It is 5070. यस, जरा मुझे भी बुला देंगे? आप कौन सा बोल रहे हैं? मैं दिवाकर बोल रहा हूँ। अच्छा साहब अभी देता हूँ। हेलो। अरे मैं दिवाकर नहीं और भाई बोल रहा हूँ। You go. Why you have no streak? अरे जिससे लोग भी समझे कि तुम्हारे पति का ही कौन है और तुम नौकरी चले जाओ। You बड़े बदमाश हो। और तुम I know. अच्छा ये बताओ कब मिल रही हो? कब बोलो? आज शाम। कहाँ? सन बेकर्स रेस्टोरेंट सीपी में सर्किल। जानती हूँ। टाइम? 3:30 बजे दोपहर। उस समय रेस्टोरेंट में कोई नहीं होता, आराम से बात हो पाएगी। ओके ओके। See you. See you और सुनो, क्या? I love you। Shut up and bye.
बताओ कि अभी लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी का चिकन कुमार पनीर कुमार ब्रेड कुमार मछली का हांडी कबाब शाही पनीर मिक्स पुलाव इडली सांभर मसाला डोसा क्या चाहिए सर आपको? अभी बताता हूँ। जी सर। हाय विद्या। हाय। बहुत गर्मी है। कैसे हो? बिल्कुल ठीक। तुम कैसे हो? अरे आपके बिना सब बकवास है। तुम भी ना। क्या दोगे? टी कॉफी और वाइन इज द थर्ड चॉइस। एक्सक्यूज मी। जी सर आया सर कहीं सर क्या चाहिए आपको? ये बताओ कि कॉफी में क्या क्या है? कॉफी में सर आपको हॉट कॉफी वाइन कॉफी ब्लैक कॉफी कैपेचिनो कॉफी कैफे कॉफी आइस कॉफी एस्प्रेसो कॉफी वाह। क्या चाहिए सर आपको? और बताओ कैसी है? बिल्कुल ठीक। तुम बताओ लगे हुआ किस काम पर? हाँ मैं तो कल भी गया था। कल ही? और करता क्या? माय गॉड। आते ही ऑफिस चले गए। क्या करता? मैं तो कल सारे दिन सोती रही। एक थकान से लग रही थी। सच हाँ, ये मद्रास का ट्रिप ना काफी टाइम था। मैं कल सारे ज्यादातर नहा धोकर तैयार हो गया। फिर घर पे करता है। फिर चला गया। तो भी वो क्या ऑफिस से तो कहा था ना आज तो नहीं आओ। यहाँ ऑफिस छोड़ कर मिलने की क्या सोची? यार ऑफिस में कुछ मन नहीं लग रहा था उससे मिलने का। मैं जानती तुम्हारा फोन जरूर है। चाहती थी। इंतजार कर रही थी। 15 दिन इतना साथ देने के बाद 24 घंटे से भी तुमसे दूर रहा। कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है। अजीब सा? क्या अजीब सा? कैसा अजीब सा? जैसे कहीं कुछ मिसिंग सा हो। मैं जब मिसिंग थी। अरे तुम हंस क्यों रहे हो? मैं सीरियस हूँ बाबा। जानती हो तुम्हारा ये खुलकर हंसना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर कभी कभी ये क्या हुआ? बोलो। बोलूं? हाँ क्या कभी कभी? कभी कभी लगता है कि इस हंसी के पीछे तुम कुछ शायद हाँ। तुम्हें कैसे पता चला? अरे बस यूं ही। क्या लगा तुम्हें? अरे कुछ नहीं, तुम तो खामोखा सीरियस हो गई। हाँ तो वाइल है कि क्या करूं बोलो? रोते रहने से तो हंसना अच्छा है ना? और मुझे वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जो हर समय किसी न किसी बात पर रोते से लगते हैं। जस्ट लाइक मी। Obviously। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ? How? अरे पिछले 24 घंटों में मैं तो पूरे दिन सोती रही। ये बच्चे पीछे पड़े रहे। इतने दिनों बाद आई थी ना। इनफैक्ट मैं बच्चों को छोड़कर पहली बार ऐसे घर से बाहर निकली। पहले और भी ट्रेनिंग कोर्सेज आते थे पर मैं नहीं जाती। किसी न किसी बहाने में एक्सेप्शन ले लेती। तो फिर बात क्यों गई? बोर सी हो गई। किस चीज? किसी खास चीज से नहीं। हाँ रोज रोज की मोनोटोनस जिंदगी से नहीं। बैठे बैठे बिना बात के खींच से होती। तभी एक चांस आया। मैंने सोचा चलो अच्छा चेंज हो जाएगा। कूद सी गई। तो अब ऐसा चेंज रहा? मुझे तो लगता है मैं ही चेंज हो गई हूँ। गुड। लो कॉफी। थैंक यू। वेलकम। सही बताओ और क्या करती है? बस बातें होती रही। बताया मद्रास ट्रिप के बारे में। बस और कुछ नहीं? और क्या? और कुछ नहीं।
जाती हूँ। अब है, तुम भी कैसे फनी हो ना। तिवारी साहब के मैजिक शो वाली बात को जब याद करती हूँ हंसी नहीं आती। पता है दिवाकर तुम्हें बताया मैंने। और कोई वैसी बातें तो नहीं रह गई जो दिवाकर को बताने से भूल गई हो? शिट, एक बात तो रह गई। क्या? यही कि मैं पागल लड़के से प्यार करने लगी। सुनो, मैं पागल हूँ ना लड़का। I am 37 जानती हूँ पर कभी कभी बच्चे से लगते हो। निर्जा, हाँ मैं। तुमने मुझे मिस किया? तुम यही पूछना चाह रहे थे ना इतनी देर से? तुमसे ना मैं। हाँ बाबा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो फोन क्यों नहीं की? मिली क्यों नहीं कर? बताया ना, सोती रही, फिर बच्चे। ये तो मैं नहीं मान सकता कि 2 मिनट फोन करने का तुम्हें समय न मिला हो। या दिवाकर घर पर ही था, इसको क्यों नहीं करता? शायद इसीलिए। तो तुम 2 मिनट के लिए किसी को घर से फोन भी नहीं कर? छोड़ो, मैंने सोचा ऑफिस जाकर आराम से बात करूं। तुम बताओ, तुम क्या करते रहे? कुछ खास नहीं, वही रोटी तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हारे गाए गाने दोहराता है। सचमुच तुम बहुत अच्छा गाना गाते। दिन भी क्या गाया था? हाँ, याद आया। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। क्या बोल? कुछ नहीं, बस मेरी सोच रही थी। क्या? यही सब, ऐसे तुमसे मिलना ये कौन सा है? मैं कैसे हो जाऊं? हाँ, मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि कभी कोई ऐसा मिलेगा जो अपना सा लगे। अच्छा ये बताओ कि अब तुमने क्या सोचा? किस बारे में? अपने बारे में? मैं कुछ समझी नहीं। देखो तुम सब समझ रही हो। अपनी दोस्ती का ये कारण रहा कि मेरी दूसरे को पूरी अच्छी तरह समझते हैं। सच, मैंने अभी तक सोचा नहीं है इस बारे में। सच? असल में मैं अकेले ठीक से इस बारे में सोच ही नहीं पाई। सोचा तुमसे मिलकर बात करूंगी। तुम बताओ, तुमने तो सोच लिया होगा? हाँ निर्जा, मैंने तुम्हें बता भी दिया। क्या? तुमसे मिलने के बाद, तुम्हें समझने के बाद एक अजीब सी शांति मिली और ये भी लगा कि ये भावना मात्र मेरी अपनी तरफ से नहीं है, तुम भी ऐसा ही महसूस करती। और अपने आप से काफी जिक्र करने के बाद ये लगा कि अगर हम दोनों हमेशा के साथ हैं तो जिंदगी कुछ और, जिंदगी में कुछ जान से। जानते हो, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो मुझे क्या लगा था? वो फॉर्मल इंट्रोडक्शन से मैं
कहानी। अच्छा शट अप, अगर स्काउटिंग के बारे में कुछ नहीं पता तो चुप रह। सॉरी यार। दैट्स दैट। फिर क्या हुआ? फिर पाया अरे जल्दी तो फिर शुरू कर दिया। पाया ये एक नकाब सा है जो तुम दुनिया के लिए पहने, अंदर से बड़े से। अच्छा हाँ कैसे जाना? वो हॉस्टल की सीढ़ी से गिर कर मुझे तो चोट लगी थी, पूरी तुम्हारे वजह। ना तुम इतना ड्रिंक करके गुस्से में ऐसे चल देते, ना मैं तो पागल थी तुम्हारे पीछे भागी। माय गॉड, कैसे फिसल के गिरी मैं। अगर सिल के ना गिरती तो पता है क्या होता। वो तो फॉर्चुनेटली डॉक्टर काला भी तुम्हारे पीछे आया, उन्होंने ही मुझे उठाया। अरे मैं भी तो आ गया था। हाँ तो मैं तुम्हारे चेहरे पे जो भाव देखे, तुम कुछ बोले हैं, आंखों से सब कह दिया। तुम्हें बहुत दर्द हुआ। दर्दी और ग्लानि का भाव जो तुमने पाया, मानो ऐसा लग रहा था ये सब लोग ना होते तो तुम शायद रो देते। पता नहीं क्या करते, जैसे तुम अपने आप को दोष दे रहे हो, पर तुम कुछ न कर सके। हम अपनों की मेहनत से अपनों से भी अपने भाव छुपाते। यानी हमें ये कहने में कुछ शर्म सी, कुछ ग्लानि सी लगती है कि ये व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, कि इसका सब मैं अपनाना चाहिए। लगा तुम केयर करना जानते हो। इस अचेतन से चेहरे के पीछे एक बहुत संवेदनशील है। सब कुछ कह दिया तुम्हारी आंखों ने, तुम्हारी बनावटी अकड़, गंभीरता, सारी एक्टिंग। और काश हम साथ होते, अकेले होते। तो यही फैसला है। हाँ पर क्या निकला? पर थोड़ा गंभीरता से और वास्तविकता को भुलाए बिना सोचना है। अब वास्तविकता? क्या वास्तविकता? क्या है वास्तविकता? आराम से बोलो। अब ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? निर्जा, अगर तुम फिर से सुनना चाहती हो तो कान खोल कर सुन लो। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, समझी? पर कैसे? तुमने सोचा ये सब कैसे हो पाएगा? I am married. मेरी शादी को 12 साल हो गए, मेरे 2 बच्चे भी हैं। And you know it. जानता हूँ। समझो। क्या समझूं? वही तो समझ रहा हूँ। जब मैं तुम्हारे प्यार पर शक नहीं कर रहा, पर तुम्हारी आंतरिक कमजोरी तुम्हारे स्वभाव से मेल नहीं खाती। इट इज इरिटेटिंग मी यार। अबे तुम बताओ मुझे। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इनफैक्ट तुम्हें पापा तो तरीका थोड़ा सीधा था। मैं कानूनी तरीके की बात नहीं कर रही। अभी नहीं कर रहा। तो फिर निर्जा, तुम सोच रही हो कि सालों से चल रहे ये सड़े गले बंधन कैसे तोड़े जाए? ये परेशानी है। हाँ सच। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि सामाजिक संबंधों को लोग बंधन क्यों कहते हैं। बंधन इस बोल कर तुम कहना चाहते हो कि मैं दिवाकर को छोड़ दूं? मैं कह रहा हूँ कि तुम वो करो जिसमें तुम्हें शांति मिले, जिसमें तुम्हें आस्था हो। दूसरों को दिखाने के लिए झूठा जीवन मत जियो। Yeah.
स्वाभाविक भी है, होना भी चाहिए। और तुम कहना क्या चाहते? मेरा कुछ कर्तव्य है उनके प्रति। फिटनेस लाइफ का बोझ। हाँ। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि लोग इसे बोझ क्यों कहते हैं। हाँ? शायद जब इसे छोड़ने का मन करने लगे तब हिदायत पे बोझ सा ही तो बन जाता है, नहीं? वेरी वेल सर, एक काम। पर मैं एक चीज और सोचता हूँ। क्या? ये कि क्या सारा दायित्व हमारा दूसरों के प्रति है, हमारा अपने प्रति पर नहीं? मैं यही महसूस करती हूँ आजकल। आजकल पर पहले ये सब महसूस नहीं थी। और सब कुछ बदल सकता है। तुमसे मिलने के बाद मैं भी बदल गई। शायद जीने की इच्छा हुई है। पहले भी तो जी रही थी। हाँ, अब लगता है जैसे मैं एक मरी मरी सी जिंदगी। दुख नहीं था, मानती हूँ, पर कुछ भी नहीं था। अब मैं तुम्हें बताऊं, तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि जिंदगी में इतनी जान भी हो सकती है। लोगों को जीते हुए, पर कभी ये नहीं सोचा था कि मैं भी उनमें से एक हो सकती हूँ। पर शादी के बाद ये सब सोचने का तो वक्त ही नहीं मिला। तुम्हारी मैरिड लाइफ तो नॉर्मल है। हाँ, मानती हूँ कि दिवाकर एक अच्छा इंसान है। अपनी तरफ से मुझे बहुत चाहता भी है। दोनों बच्चों से भी बहुत लगा, तभी तो जिम्मेदारियों की बात छेड़ी। एक बात पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, अगर ना बताना चाहो तो पूछो पूछो। अगर तुम्हारी मैरिड लाइफ नॉर्मल है तो फिर ऐसा क्यों? तुम जानते हो क्या? चला तो चला जाओ। नहीं, अब नहीं। क्या तुम ना आए होगे, एहसास ना मिलाया होता कि साथ क्या हो सकता, प्यार क्या होता था, पर अब नहीं है। हमें तुम ही तो बोल रहे थे अपने आंखें प्रति दायित्व के बारे में।
क्यों? क्योंकि तुम ऐसी बातें करके सता सकेगी। शायद हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, बहुत अच्छी तरह से। शायद एक तरह से समझते, और शायद प्यार की सबसे मजबूत कड़ी यही तो। हाँ, मैंने और वाकई में एक दूसरे को समझने की पूरी कोशिश की और काफी हद तक समझे भी। अगर मैं तुम्हें बताऊं, हमारी शादी को 12 साल हो गए, पर हम दोनों में आपस में शायद ही कभी झगड़ा हुआ हो, या कह लो कि शायद ही कभी मतभेद हुआ हो। कभी क्या है? कभी तो नहीं, हाँ जाने अनजाने हम दोनों समझौते करते चले। शांति तो रही, शायद सुख। समझौते का जो ये घेरा बना उसमें कुछ घुटन सी होती रही, तब समझते थे यही प्यार होता है। रहती रही ऐसे ही। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है तो कभी जाना और न सोचा। तो क्या लगता है? समझौता प्यार नहीं होता, प्यार में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। जब दो लोग एक साथ सोचते हो तो बस। मैं कैसे बताऊं मैं तुम समझ सकते हो तुम। हाँ, मैं समझ सकता हूँ देवी, मैं समझ सकता हूँ। तुमसे मिलने के बाद से ही तो मैं कुछ कर रहा हूँ। क्या? क्या कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तभी तो हम लोग एक दूसरे के इतने तो ही आगे। आज तारीख क्या है? सितंबर। और हम लोग पहली बार कब मिले? 22 सितंबर। तो यानी अब 1 महीना होने को जा। तो तुम्हारे हिसाब से काफी हो गया। तो तुम्हें को समझ नहीं हो कितना समय चाहिए? कुछ भी नहीं। तो फिर इतना समय क्यों? शायद आदर्शों का कुछ लिबास हो गया। वेरी करेक्ट। अब ये लिबास नहीं पहना जाता, गर्मी सी लगती है। तो उतार दो। जिम्मेदारियां। हम लोग घूम फिर उसी बात पर आ गए। बिल्कुल सच। देखो, अब मेरी बात कुछ समझ में नहीं आ रही। मैं बहुत कंफ्यूज सा हो गया। तुम और कंफ्यूज। तुम तो बड़े कंफ्यूजन, तुम तो बड़े मैनेजमेंट के भाषण देते हो, दूसरों का कंफ्यूजन दूर करते हो। कंफ्यूज भी कर देता हूँ। अच्छा है। हाँ। एक बात बताओ, लेकिन सच सच। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तुम कंफ्यूज हो या डरे हो? डरा क्यों किससे? आदर्शों के इस लिबास को उतारने से। शायद हो। पर तुम्हें कैसे? क्योंकि मैं भी वैसे ही स्थिति में हूँ। तो क्या किया जाए? तुम बोलो, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। देखो, गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ, गर्मी तो बहुत ज्यादा है। कॉफी हम लोगों ने पी। तुम कोल्ड ड्रिंक पी जाए? मैं यही कहने वाली थी। मुझे पता था। कैसे? क्योंकि मेरा मन कर रहा था कोल्ड ड्रिंक पीने। अब है, you're just too much, हाँ? Excuse me. Excuse me. जी सर। कोल्ड ड्रिंक में क्या है? जी सर, कोल्ड ड्रिंक मेरा को कोल्ड ड्रिंक पेप्सी कोको कोला थम्स अप स्प्राइट
परिपक्व निर्णय कुछ केवल हमें अपने भावनाओं की खिलानी की खबर नहीं करनी, बस एक भावना है वो परिपक्व अपने लिए ही तो निर्णय करना है। निर्णय करने का अधिकार कहाँ है? उसी प्रकार हमें अपने लिए एक ठोस परिपक्व निर्णय करना है, बस और कुछ नहीं। यानी हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। ये सेल्फिश। ये सेल्फिश का एक अलग होने की बात नहीं, ये असल में बात है गणित की बात। कैसे? देखो मैं हम सब सिस्टम की एक इकाइयां हैं और इस सिस्टम के बाहर शायद हम नहीं होते, पर इसके साथ ही हम सबकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है, एक व्यक्तित्व है। जैसे किसी के तो मैसेज दिला कर और मेरे लिए निर्जा हो। गुड, थैंक यू। दिवाकर के होने से तुम्हें तुम्हारा अपना अधिकार खत्म नहीं होता, वो हमेशा रहेगा। अब तुम्हें तुम्हारे जीवन पर पूरा अधिकार, तुम्हें पूरा अधिकार है अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने। देखो मैं इसलिए कह रहा था कि थैंक यू। कैसी है? लस्सी जैसे। मैं भी जरा टेस्ट अच्छी है। लस्सी कैसी है ना? बिल्कुल। तो कुछ कह रहे थे? हाँ मैं कह रहा था क्या मैं ये कह रहा था कि तुम जहाँ भी जो भी निर्णय करो, पर वो निर्णय तुम्हें तुम्हारा अपना निर्णय होना चाहिए और तुम्हें इस बात का पूरा संतोष होना चाहिए कि ये निर्णय मेरा अपना सोच समझकर लिया गया व्यक्तिगत निर्णय है। ओह माय गॉड, क्या लेक्चर दिया फिलॉसफी का? फिलॉसफी नहीं है। तो बात की निर्णय की। हाँ, तो फिर क्या निर्णय? तुम्हारा क्या निर्णय है? तुम बताओ। मैं तो बता सकता हूँ, I want to marry you, तुम्हारा सेम यही। अच्छा पर ये सब होगा कैसे? अब है वेरी सिंपल, बहुत आसानी से। जितना आसान तुम इसे समझ रहा है, पता नहीं अभी तक ठीक से तुमने इसके बारे में सोचा भी है कि नहीं? सोचा है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? नहीं बस इंफेक्शन तो नहीं। अरे हम लोग कोई टीनेजर तो नहीं, ना ही ये कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है जो हमें दूसरे से कहे कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जीऊंगा। आदमी रो रो कर सर भी जीता है, कोड़े भी जीते हैं, सवाल जीने या मरने का नहीं, और मरना भी सकते हैं। और पुनर्जन्म में तो मेरा विश्वास बिल्कुल नहीं है ये कहना कि अगर मैं कोई काम इस जन्म में नहीं करना तो अगले जन्म में करूंगा। ये अपनी कमजोरी को रेशमी कपड़ा पहनाने के बराबर है। तुम 35 की हो गई और मैं 37 का होने वाला। औसत के हिसाब से हम दोनों की आधी से अधिक जिंदगी या तो कौन फिर चुकी है या वेस्ट हो चुकी है। तो बाकी बचे 15, 20, 25 साल उसका क्या करना है? अब है तुम कभी कभी जीवन का कितना सच्चा और कितना कठोर रूप दिखाते हो। क्योंकि मेरा जीवन शांति से नहीं दिखा है। दरअसल मैं बड़ा अनकॉम्प्रोमाइजिंग, समझौता नहीं कर सकता, शायद इगो है। अहम दोस्ती के लिए कभी कभी लड़ना ही पड़ता है, मारने की नहीं सकती है, पर वो सब पार्ट होता है, एक पैकेज भी है, सब मान सब जाए। पर लड़ने के लिए भी दो वोट एक मैदान में आना पड़ता है, पर दोनों के मानसिक धरातल ही अलग अलग हो तब न युद्ध होता है कि समझौता। क्या? एक खामोश अशांति। एक खामोश अशांति से अब है तुम लिखा करो। मतलब तुम एक बात को ऐसे बताते हो कि बस लिखा करो, लेखक बन जाओ। अरे छोड़ो, कहाँ है सब पापा सामू के साथ? क्या कह रहा था? क्या कह रहे? तुम लोग खामखा बीच में इंटरप्ट करके सारी चेंज करवा देते। सॉरी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ हमेशा के लिए। अब हमारे पास वक्त नहीं इंतजार करने का, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? बोलो ना तुमने वो प्ले पढ़ा है वेटिंग फॉर गोडो? नहीं, क्या है उसमें? अरे छोड़ो, हम किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी चीज की प्रतीक्षा करते रहते हैं, खासतौर से वो जो करने से डरते हैं, पर बिना करे कुछ होता नहीं है प्रतीक्षा की। तो फिर क्या करना है अब? तुम जानती हो? तुम भी मतलब मैं तुम कंफ्यूज हो मैं देखो हंसो नहीं यार, फिर हंसने लगी। मैं सीरियस हूँ, लेकिन हंसो नहीं प्लीज। निर्जा तुम दिवाकर को छोड़ पाओगी? मैंने कहा तुम दिवाकर को छोड़ पाओगी?
सकता हूँ मिर्जा, मगर सबका सब ऐसे ही नहीं होता। आदमी तो पुराने पेड़ों, फर्नीचर, यहाँ तक कि घड़ियों तक से लगाव करने लग जाता है। और पति के प्रति भावनाएं तो दूसरी होती। और वो पति जिसको तुमने समझा और जो तुम्हें समझने की कोशिश करता है, मैं समझ सकता हूँ। उसे कितना आघात पहुंचेगा तुम भी सोच सकता हूँ। कैसे? वैसे हो जब इनमें से किसी एक को इस स्थिति का सामना तो करना ही पड़ेगा। तुम किसी एक के साथ ही कर सकती हो, प्रश्न त्याग और भावना का नहीं, मात्र गणित का है नजर। समझ मेरे आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि एक आदमी की झूठी खुशी के लिए हम वो सच्ची खुशी क्यों छोड़े? दिमाग में तो क्या होगा? अरे नहीं क्या, मैं कोई ईश्वर को लगा नहीं करना चाहता। ये याद को धन करने वाली दर्द होते हैं क्या? मिटा दो खुद को भी तो खुदा नहीं मिलता। मांगने का जो तरीका है मांग लो, इस तरह से बंदों को क्या क्या क्या? तुम ये सब कैसे कह डालते हो? तुम्हारे मन की बात शायद हाँ, पर मेरी तो हिम्मत नहीं होती ये सब कहने की। विचार तो एक, कहना भी किसी एक को नहीं देता। That's why I love you. सच, अभय नाम ठीक है तुम्हारा। सच कहने से तुम नहीं डरते हो। तो क्या निर्णय हुआ? ये तुम क्या अपने ऑफिस की मीटिंग कर रहे हो? पर निर्णय तो लेने हैं क्या? क्या बिना निर्णय लिए काम चल सकता है? काश, पर ऐसा नहीं होता। दीक्षित, तुम्हें ले लो निर्णय। मैं तो ले चुकी। अभय, तुम्हें मेरे मन की हर बात इतनी अच्छी तरह से कैसे मालूम चल जाती है? इसलिए कि मैं तुम्हारी जैसी। फिर बेकार में इतना बुलाते हो, जो चाहो करो। करूंगा तो वही जो चाहूंगा, बिल्कुल वही। पर बुलवाता हूं इसलिए कि I like your sweet voice. वेरी रोमांटिक हो रहा है। बुरा नहीं, बहुत अच्छा। सच, I am surprised. मैं तो कभी ये सोच नहीं सकता था कि तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी नौकरी जैसी लड़की को ये पसंद आएगा। तुम खुश तो हुए? और हम मुद्दे से गए। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि हम डरते हैं। निर्णय लेने। हाँ। निर्णय तुम्हें कहीं ये तो नहीं लगता कि निर्णय सही है या नहीं, ये निर्णय के बाद क्या होगा? कहीं परिणाम का भय तो नहीं समाया तुम्हारे निर्णय? नहीं, मुझे अपने निर्णय पर पूरा विश्वास है। पहले तो बस निर्णय को वास्तविक रूप देने की प्रक्रिया है। तुम्हारा मतलब है दिवाकर या घर को वास्तव में छोड़ने से? हाँ। नया जीवन बिना मरे नहीं शुरू किया जा सकता है, और जिंदा होते मरने में तो कष्ट होगा। यानी कि जीने की इच्छा है तो मरना तो पड़ेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो चुकी हूँ। ओके बाय। तो क्या निर्णय हुआ मिर्जा? निर्णय तो अभी उसी दिन हो गया जब मैं देर रात तक बैठकर उस कॉरिडोर में अकेले
पीछे रोड पे होते होते ये बस नहीं बनी। अरे नट, कैसी कैसी हंसी की बातें करते हो और कैसा छाता खींचा ग्रुप के एक एक सदस्य का। और उस गुप्ता के तो तुम हाथ धो के पीछे ही पड़ गए। बीवी कुछ ज्यादा गए, बड़े बोल गए। क्या ज्यादा पी गया? मैं सब देख रही थी। हर 10 मिनट में जनाब अपने कमरे में जाते और जनाब का गिलास भरा, थोड़ी देर बाद तो लड़खड़ा भी रहे। मुझे चिंता भी हुई। अब है, सुनो मेरी बात मानो। क्या? इतनी मत पी लिया करो। देखो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल सोने के लिए नहीं है। तो पूछ रहे थे, मुझे अच्छे लगे और लगा क्या? कि तुम्हें साथ की जरूरत है। तुम वो नहीं हो जो लोग तुम्हें देखते हैं। मैंने तुम्हें देखा है और क्या? और फिर मैंने कुछ निर्णय ले लिया। सच? अब देखो इमोशनल मत हो, मुझे अब घर भी जाना है। बात करके देखो। किससे? दिवाकर से। मैं? क्या मैं करूँगा? मैं कैसे कर पाऊंगी? अरे जरा हिंट देकर देखो ना। वो हिंट नहीं समझ सकता, तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं है। जानता हूँ। कैसे? 50 बार बता चुकी है उसके बारे में कि वो सिंपल नेचर का है, जाशिम नहीं है, समझदार है, ईमानदार है, ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, भावुक है, बट प्रेजेंट, अच्छा है, बट बोर, इज गुड बट तुम ईर्ष्या से बोल रहे हो? नहीं, मैं ईर्ष्या से बिल्कुल नहीं बोलता। ये कहना चाह रहा था कि क्या वो तुम्हारे साथ है? अच्छा चुप रहो। दिवाकर के बारे में सुना? नहीं, पर अब इन सबसे क्या फायदा? जो हो चुका तो हो चुका। नहीं, मैं दिवाकर की बुराई या उसे नीचा दिखाने के ख्याल से ये बात बिल्कुल नहीं कहता। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि हो सकता है उसकी जगह मैं भी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। मेरे ख्याल से तुम एक बार बात करके देखो। हाँ। दिवाकर से। हाँ, मैं चलूँ? चाहने को तो मन नहीं कर रहा। कल ये मिले? साथ Oh
इंतजार आज भी है किसी नज़र को तेरा इंतजार आज भी है कहाँ हो तुम के दिल बेकरार आज भी है ओ किसी नज़र को तेरा इंतजार आज भी है कैसे अचानक मैं उससे कह दूंगी ऑफिस से जाकर सोचती रही कि मौका निकाल कर बात करूंगी। अपना 9 बजे तक तो बच्चे ही तंग करते थे, फिर उन्हें खिलाकर लिटाया। मैं चुप से लेट गई। उसने सोचा मैं ऑफिस के काम से थक गई हूँ, इसलिए उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। पूछने लगा खाने के बारे में, तो मैंने कहा कि मेरे सिर में दर्द। छोड़ो, सुनना पसंद नहीं करता। नहीं बोलो, मैं सुन सकता हूँ, बोलो। काम लेकिन ना सिर दबा, फिर दूध गर्म करके रखा। बोला पीकर सो जाना, मैं बच्चों को देखता हूँ, नहीं तो वो तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे। ये मत बताओ, तुम ही बताओ, कैसे कह दूं मैं? और तो मत कहो ना, किसने कहा है कुछ कहने के लिए? मैंने अब है मैंने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुका, मैंने तो नहीं कहा कि मुझे प्यार की भीख दो। मैं जैसा हूँ वैसे रह सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, बहुत शक्ति है मुझ में। अच्छा चुप रहो, मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। क्यों? तुम्हारी शक्ति का रूप मैं वो नहीं कह रही है, मैं जब तुम समझ रहे हो। मैं भी तुम्हें नहीं कह रहा, अपने आप को कह रहा हूँ। शायद मैं अपनी तकदीर को खोज रहा हूँ, मेरी तकदीर ही वैसी है। अब मैं इस विषय पर कोई बात नहीं करूँ। अब है, प्लीज नॉर्मल हो जाओ। मैं नॉर्मल ही हूँ, मेरा नॉर्मल रूप भी नॉर्मल सा दिखता है। मैं ऐसा हूँ नहीं, you are normally very sweet. तुम क्या कहना चाह रही हो? यही कि फिर वो बच्चों के पास जाकर सो गया, मैं सोचती रही। क्या? कि तुम ऐसा नहीं करते, तुम्हें मेरे मन की बात समझने में जरा भी वक्त नहीं लगता। दिवाकर एक अच्छे इंसान की तरह अपनी ड्यूटी निभाकर सो गया, पर मुझे सिर दर्द था ही नहीं। पर वो नहीं समझ सकता, मेरी तरह एक ही चीज को एक ही तरह से महसूस नहीं कर सकता। फिर भी तुम you know वो नोटिस ही नहीं कर पाता है। जैसे तुमसे नोटिस किया कि मेरे गालों पे पिंपल पड़ते हैं, कि मैं बैंगन को बैगन बोलती हूँ, कि मैं अपने नाखूनों को अपने दांतों से काटती हूँ, कि मैं जोर जोर से हंसती हूँ।
जो फोर्स नहीं, जैसे कुछ में इंटरेस्ट हो, पर वो समझ ही नहीं सकता मेरे अंदर के। हाँ कुछ कह दो तो पूरे इम्पोर्टेंस देगा, पर मन करता है दूसरा अपने आप सोचे। तुम जानते हो मैंने बरसात के उन 14-15 दिनों में जितने गाने गाए उतने गाने मैंने पहले कभी नहीं गाए थे। इनफैक्ट मैं कभी गाती ही नहीं। सच? हाँ। मैं विश्वास नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वही बात, दिवाकर ने न कभी नोटिस किया न कभी कुछ कहा, तारीफ तो खुद की बात। I can't believe it. दिवाकर ऐसा ही है, ये नहीं कि कोई जानबूझकर, पर अपने आप वो कुछ भी महसूस नहीं करे। फिर मेरा भी मन नहीं किया कभी, बस ऐसे ही कभी गुनगुना ली बाथरूम में, पर देखो भैया, मैंने तुम्हें वहाँ भी कहा था और फिर कह रहा हूँ, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। You have got it in your mind. खुलकर गाया तो सबको सुनने दो ये आवाज। अरे छोड़। पर नहीं यार, तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज भी अच्छी है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। अरे क्या प्रैक्टिस, सब कुछ तो छूट गया। नहीं यार, इतना टैलेंट है तुम्हें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। याद करो उस दिन कल्चर नाइट में तुम्हारा गाना कितना पसंद किया गया। याद करो। हाँ बहुत अच्छा गाती है। जानते हो अगर मैं कहीं और देखती ना तो मैं तो नर्वस हो जाती। मैंने इससे पहले कभी गाया नहीं। I was so scared. ये चाहती हो कि अपने ये टैलेंट, ये गिफ्ट ऑफ गॉड वेस्ट कर? नहीं, पर घर में मन ही नहीं करता। तभी तो कह रहा हूँ दिवाकर से बात करो। समझ में नहीं आता है कि कैसे करूं। मैं बात करूं? कर पाओगे? और क्या रास्ता? कैसे? सोचूंगा, मिलूंगा किसी का। यदि मैं सोचता हूं कि जो करना है सो करना है, यदि मैंने सोचा। सुनो, क्या? मुझे लगता है तुम ना करना। क्या ना करना? तुम्हारा बात करना शायद ठीक ना हो। क्यों? तुम कर पाओगी? यदि कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं? शायद कुछ लगता है। क्या? यही कि कहीं कुछ ठीक सा नहीं है। यानी अगर हम पहले मिले होते तो? सच लगता है। कुछ यानी जो होता है वो सही अगर अपने आप ही वो समय पर नहीं चलेगा। पर गलानी किस बात की?
कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने आप को धोखा दे रही हूँ। हाँ, कि मैं उस घर में रहती हूँ उसके साथ, फिर भी अपने आप को तुम्हारे साथ होता हुआ चाहते हुए भी उसे ये महसूस करने देती हूँ कि सब कुछ वैसा ही, कि सब कुछ पहले जैसा है, नॉर्मल है, मैं वही हूँ। ये धोखा नहीं है क्या? तुम्हें आत्मग्लानि हो रही है? शायद पर क्यों? कुछ कह नहीं सकती। मैं बताऊं? हम लोगों ने अपने आत्मा में कुछ ऐसे खोखले गुल पाल लिए हैं कि हमें अपने हंसने पर भी आत्मग्लानि होती है कि हाय हम खुश हैं। अरे सुख की इच्छा करना कुछ गलत है, गुनाह है। कौन और कैसी ग्लानि है कभी? What nonsense है ये? सुनो तो। क्या सुनो? हम लोग को यहाँ किसी को मारने की योजना नहीं बना रहे जो आपको ग्लानि हो। पर दिवाकर के लिए तो ये यानी हम प्यार करें, किसके लिए नहीं क्या? तुम किसके लिए प्यार करने की सोच रहे हो? जो तुम्हें ठीक से समझता है। ठीक संयोग से तुम्हारी उसके साथ शादी हो गई, पर शादी कैसे हुई? क्या उसके बाद कोई जीवन नहीं? अब कैसी ग्लानि? कहा कभी? मेरा सिर्फ ये कसूर है कि मैं तुम्हारे जीवन में दोबारा अपने रास्ता ले लूं। अगर हम पहले में लिए तो सब ठीक हो, पर ये मेरी गलती नहीं और समय की गलती को मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसका मुझे कोई गिल्ट भी नहीं है। और तुमने अपने बारे में सोचा कि तुम अपनी जिंदगी का स्टाइल नहीं देते, उसे बर्बाद कर दोगे तो उसके लिए किसी को ग्लानि नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रही। तो क्या कहना चाहती हो? क्या कहना चाहती हो? कभी प्यार की बातें करती हो, कभी इकरार, कभी प्यार की बातें तो कभी कुछ और। अरे क्या चाहती हो? कुछ तो बोलो। अरे कुछ तो बोलो जी। अरे मैं बहुत सा चिल्ला रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि ये परित्याग किसी अच्छे सही के लिए किया जाए तो जचता है। दिवाकर जैसे के लिए करना कुछ शूट नहीं करता, वो तुम्हारे बगैर मर नहीं जाएगा। ऐसा मत बोलो। नाराज हो गए? नहीं, इसमें नाराज होने की क्या बात? मैं तो सिर्फ ये भूल गया था कि दिवाकर तुम्हारा पति है और तुम उसे अबे देखो नाराज मत हो। हम दोनों एक दूसरे से ही नाराज हो जाएंगे तो फिर क्या रह जाएगा? तुम्हारे पास तो तुम्हारा दिवाकर होगा। भूल जाओ दिवाकर को कुछ देर के लिए। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यही क्या किसी की वजह से? हाँ छोड़ो, तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो? सच अब इतना बताओ। सच है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, पर कुछ प्रैक्टिकल बातें तो समझो। बच्चों की तरह से नाराज होना, गुस्सा होना शुरू कर देते हो। अब ये बता कि हम जो चाहते हैं वो होगा कैसे? तुम्हें कोई शक तो नहीं है? कैसे? ये बात तुम पहले भी कर चुके। हाँ। तो बस छोड़ दो दिवाकर को, उस घर को, सारे पुराने चीजों को छोड़ दो। पर कैसे लोग? लोग क्या कहें? अरे कौन से लोग जिनके पास अपना कोई खुद का काम नहीं, सिवाय इसके कि वह दूसरे के व्यक्तिगत मामलों पर टिप्पणी करे? अरे उसे हमारी तुम्हारे वास्तविक दुख की भी चिंता है। खुद भी दुखी से रहेंगे और दूसरों को भी वैसा ही देखना चाहते हैं। यानी ये कि हमें अपने व्यक्तिगत मामलों में सिर्फ अपना
अपने आप से सोचना चाहिए। हमें अपने अंतःकरण की सहमति चाहिए, किसी दूसरे की नहीं। शायद तुम ठीक कह रहे हो। ये कि आज मैं दिवाकर को सब कुछ स्पष्ट बता दूं। फिर देखो, शुरुआत तो करनी ही होगी ना, तभी कोई रास्ता नहीं। कॉफी मंगवाऊं? मन नहीं है। हमें लेट भी हो रहे हो तो मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी, मिस्टर दिवाकर का साथ कौन है? जी, मैं हूँ उनकी वाइफ नीरजा। आई एम रियली सॉरी, ही इज नो मोर। नहीं भैया, कल सुबह की फ्लाइट है और मुझे परसों ज्वाइन करना है और ये पोस्ट मैं छोड़ना चाहता मेरे करियर का सवाल। पर अब है, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी थी। मैं भी बहुत बात करना चाहता था, खैर अभी मैं जा रहा हूँ, लौटता हूँ तो फिर बात। अब है मकसद के वास्ते, वो हमसे मिले थे मोहब्बत के वास्ते। हालात ऐसे आ गए थे, ना मकसद पूरा हुआ ना मोहब्बत। वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। तो भी आपने
आनंद लिया अभिनय आर्ट्स की प्रस्तुति दूसरा अध्याय। इसका मंचन संपन्न हुआ और अब बिना समय लेते हुए आप सागर में थोड़ी देर का और समय बचा हुआ 5-7 मिनट बैठिए। तो इस प्रस्तुति में जिनकी भी सहयोगी भूमिका थी उनका मैं जल्दी जल्दी नाम ले रहा हूं और वो धीरे धीरे यहाँ मंच पर आने का कष्ट करें। तो अभिनय आर्ट्स की ओर से ये जो प्रस्तुति हुई उसमें गीत संकलन बैजू झा का था और थोड़ा सा तालियों से उनका हौसला अफजाई कीजिए, बढ़ाइए। बैजू झा कृपया मंच पर आए। कविता पाठ नीलांशु रंजन, पार्श्व संगीत राहुल कुमार राज, पब्लिसिटी का भार अमलेश कुमार आनंद ले रहे थे। कृपया मंच पर आए आप लोग। मीडिया प्रभारी अवनिंद्र झा जी मंच पर आए। प्रोडक्शन कंट्रोलर नवीन कुमार अमूल आप मंच पर आए अगर उपस्थित हैं यहाँ तो। पोस्टर डिजाइन मान्या राज लक्ष्मी आइए। प्रकाश परिकल्पना राहुल कुमार रवि, सेट डिजाइन आदर्श वैभव और रंजन ठाकुर, मेकअप सुमन कुमार, तकनीकी सहयोग निखिल शर्मा, चित्रा पटेल। और सब लोग आ गए, कृपया आइए। और नाटक की जो भूमिका में अभी आपने पात्रों का आनंद लिया, वो पात्र वेटर के रूप में निकेश कुमार, निर्जा के रूप में बेहतरीन अभिनय का आनंद लिया आपने, वो थी लाडली कुमारी। और मुख्य कलाकार के रूप में आपने मणिकांत चौधरी को देखा अभय की भूमिका में और निर्देशन भी उन्हीं का था। मणिकांत जी से आग्रह है कृपया मंच पर आए और मैं अब ये माइक उनको सौंपता हूं। राहुल कुमार रवि जी आपका नाम लिया मैंने राइट के लिए, लेकिन आप आ जाइए, उधर ही हैं आप। धन्यवाद सभी दर्शकों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे नाटक के लिए समय निकाला। मैं 2 मिनट समय लेना चाहूँगा मुख्य अतिथि से। हमारे प्लेयर कृपया मंच पर आए, अवधेश जी और मैम रमन जी। 2 मिनट के लिए आप लोगों का आशीर्वाद। और मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा धीरेन्द्र कुमार जी को और नेहा निहारिका जी को, जो आज हमारे सम्मानित अतिथि हैं। तो मैं 2 मिनट के लिए माइक देता हूं अवधेश सर को। आप सभी लोगों को बधाई, क्योंकि बहुत 2 पात्रों के जरिए पूरे करीब 1.5 घंटे के नाटक को 1 घंटे 20 मिनट करीब हुई। एक नाटक को अपने कंधे पे लेके चलना और दर्शकों को बांधे रहना, ये बहुत मशक्कत और बहुत मेहनत का काम है, आसान नहीं होता है। बहुत कम दृष्टि परिवर्तन थे। मैं आपसे चर्चा कर रहा था आज उसके अपने अभिनय के जरिए दर्शकों को बांधे रखना और जो बात कही जानी है उसे कम्युनिकेट कर देना और एक खास दशक के वातावरण को जीवंत कर देना, जो कि 70 और 80 के बीच का दशक था। मैं चर्चा भी कर रहा था कि उसी दौर की कहानी है, उसी दौर में ले जानी है। तो ये पूरा जो रूप सज्जा थी हाफ पीरियड, तो ये जो रूप सज्जा थी, ये पूरा स्टेज क्राफ्ट था, ये सारा कुछ उस दौर को फ्लैशबैक में ले जाता है। तो ये बहुत ही जीवंत नाटक रहा और हम सब लोगों ने इसका बहुत आनंद लिया। आपका अभिनय और आप दोनों का, लाडली का, आपके दोनों का अभिनय बहुत ही लाजवाब और उतना ही लाजवाब उसका बैकग्राउंड म्यूजिक। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और शुभकामनाएं। नाटक के सभी पात्रों को मेरी बधाई और शुभकामनाएं। अवधेश जी ने कहा भी
कि सबने बहुत अच्छे से अभिनय किया और ये करीब 70-80 के दशक की कहानी लग रही थी और एक बड़ा ही सुंदर संयोजन था। लाडली जहाँ नटखट थी और ये मणिकांत जी बहुत गंभीर थे, तो ये संयोजन बहुत अच्छा लग रहा था और आगे भी इस तरह के नाटक होते रहे, हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद। मणिकांत जी, आपको मैं नाम से पुकार के बार में कह रहा हूँ, मणिकांत जी और लाडली जी, आप दोनों को अभिनय के लिए और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा। आज के हमारे सम्मानित अतिथि धीरेन्द्र जी से मैं दो शब्द सुनना चाहूँगा। नाटक मेरा कभी विषय रहा नहीं और जब भी मैं रंगमंच को देखा हूँ तो वहीं से देखा हूँ जहाँ पर दर्शक बैठते हैं। खास बात ये जो आज मैं महसूस किया इस नाटक में, घड़ी की सुई कोई नहीं देख रहा था और मैं अभय में खुद को खोज रहा था और शायद ये पूरी पटकथा की और आप लोगों के अभिनय का ये कमाल था कि मैं आपके साथ बहता चला गया। राजनीति का विषय होता तो शायद मैं बहुत बोलता, अच्छा बुरा भी बोलता, लेकिन ये मेरा विधा नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कॉम्प्लीमेंट देने की हैसियत में हूँ कि पूरी टीम के साथ मैं बहता चला गया, मैं बह के किनारे पर हूँ, इस बात पर मुझे आत्मसंतोष है और पूरी टीम एक किनारे पर है, आत्मसंतोष है इस बात का भी। और जो विषय आप लोगों ने उठाया, समाज, व्यक्ति, प्रेम, इन तीन के बीच में जो कशमकश है, यही है दूसरा अध्याय। शायद आज के दौर में हर व्यक्ति इस अध्याय को जी रहा है या इस अध्याय के साथ सफर कर रहा है। साहसी हैं आप जो आपने उस अध्याय को नाटक के जरिए समाज के सामने लाने की कोशिश की। धन्यवाद। शुरू में इस नाटक के शुरू में एक वॉइस ओवर आती है कविता पाठ की, वो नीलांशु रंजन जी की आवाज़ है, बहुत ही बुलंद आवाज़ है। वो बुलंद आवाज़ के चेहरे से रूबरू आप भी होने दो शब्द से। बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरा अध्याय बहुत ही अच्छा नाटक और अभिनय भी आप लोगों का बहुत ही अच्छा, और जो कशमकश, जो इनर कॉन्फ्लिक्ट, जो अंतर्द्वंद जो आपने दिखाया है नाटक के जरिए, और भी क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे इसलिए पसंद आया कि इसी विषय, इसी एक्स्ट्रावर्जन अफेयर में मेरा भी एक नावल आया है, बहुत ही चर्चित भी हुआ है, खामोश लम्हों का सफ़र, और उस पर अभी फिल्म बनने की बात हो रही है। तो सही यही विषय एक्स्ट्रावर्जन अफेयर है। तो बहुत अच्छा ये जो कशमकश है, जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बखूबी आप लोगों ने निभाया इसको बहुत ही अच्छे ढंग से। और मैं इसको, ये जो कशमकश है, मैं इसको अपनी जो 4 लाइन की नज़्म है उसके ज़रिए मैं कहना चाहूँगा, खुदा जाने ये कौन सी जुस्तजू है, कौन सी शय है कि दिल धड़कता भी और धड़कने का सबक भी ढूंढता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे प्रोग्रेसिव आर्ट कल्चर कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर सनत कुमार जी से आग्रह करूँगा कि मंच पर आए और 2 शब्द पूरे कार्यक्रम की विस्तार रेखा बताएं, क्योंकि ये जो नाट्य महोत्सव है आज से लगातार 3 दिनों तक होना है और कल प्रस्तुति है पॉपकॉर्न। तो 2 शब्द सनत कुमार जी से। यूं तो मैंने अपना फेसबुक डीएक्टिवेट कर रखा है कुछ व्यक्तिगत कारणों से, लेकिन ये मंच मुझे इस बात के लिए मजबूर किया है, कल मैं फेसबुक खोलूंगा और इसकी पूरी समीक्षा लिखूंगा, देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी कि ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी, और मैं यही चाहता भी था कि अगर कोई खुद लिखे, अच्छा बुरा दोनों, मैं अच्छा ही नहीं कहता, जो कमी है वो भी लिखे, क्योंकि पटना रंगमंच आगे बढ़े, अच्छा हो, बेहतर हो। कल आपको, आप दर्शक हैं और आने वाले दर्शक भी बेहतर चीज़ देख पाए, एक अच्छी चीज़ें देख पाए, इसके लिए समीक्षा होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों पहलुओं को देखते हुए लिखेंगे। धन्यवाद। मुझे लगता है कि एक कहानीकार की सबसे बड़ी सफलता इसी बात को लेकर होती है कि कहानी का जो अंतिम सिरा है वो दर्शकों पर छोड़ दी जाए, वो पाठकों पर छोड़ दी जाए कि अंत क्या होता है। तो इस कहानी का अंत क्या है हमारे बराबर है, क्योंकि अंतिम सिरा तो कहानीकार ने हमारे हाथों में थमाई दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज रंगकार नाट्य महोत्सव का पहला दिन बड़ा ही सुखद
और सफल महसूस कराया। और मणिकांत जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी प्रस्तुति करने के लिए। और मेरे आग्रह पर भैया और दीदी दोनों आ गए, ये मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है। और सबसे अच्छी बात, एक अच्छी परंपरा की शुरुआत हुई है कि एक पत्रकारिता के क्षेत्र के महान हस्ती ने आज एक पत्रकार को सम्मानित किया और एक अपने समय के बेहतरीन अभिनेत्री ने एक नवांकुर अभिनेत्री को सम्मानित किया। ये बहुत ही बेहतर और बहुत ही सुखद क्षण हम सब के लिए और शायद दर्शकों के लिए भी। आप सब नाटक देखने आए, सुखपूर्वक अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम लोग अपनी वाणी को विराम देंगे, तब तक बैठे हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत आभार और ये समृद्ध परंपरा लगातार चलती रहे। और कल पॉपकॉर्न आप लोग देखने ज़रूर आए और अपने परिवारजन को, दोस्तों, मित्रों को, सबको कहें, प्रेरित करें कि प्रेक्षागृह तक आए। धन्यवाद जी। सबसे पहले एक हमारी जो इस नाटक में पूरी तैयार करवाने में जो हमारी पत्नी की भूमिका है, अंजू से मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए, क्योंकि शायद इसके बगैर मैं नाटक नहीं कर पाता। घर में पूरा रिहर्सल झेलती है ये और इतना सहयोग करती हैं, हर एक चीज़ को इकट्ठा करना, पूरा रिहर्सल हाँ, क्योंकि घर पे रिहर्सल होती है ना, घर पे ही रंगमंच बन चुका है जी। तो सारा चीज़ हम लोग और किसी नाटक में बकायदा ये काम करती हैं, तो हम लोग सब साथ में पूरा परिवार हम लोग मिलकर रंगमंच कर रहे हैं तो अमलेश आनंद दर्शक दीर्घा में बैठे हुए आ जाए प्लीज। हाँ, ये सारे लोग हमारे मतलब कहा जाए कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों हैंड हैं। कपूर साहब, विवेक ओझा, और इस नाटक की जो मुख्य पात्रा है लाडली रॉय, इसकी मेहनत की सैल्यूट करता हूँ, बहुत मेहनत करती है और जो भी जिम्मेवारी शायद मैं देता हूँ वो अच्छे तरीके से हृदय से निभाता हूँ। तो आपका लाडली बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे टेक्निकल टीम राहुल कुमार राज जो साउंड संभाल रहे थे, बेचारे मेहनत करके हर एक रिहर्सल में जाते हैं ताकि वो प्रॉपर साउंड दे पाए, जिसको आपने शायद महसूस भी किया होगा। और राहुल कुमार रवि जो प्रकाश व्यवस्था कर रहे थे, वो सारा डिजाइन खुद का अपना है, इन लोगों का अपना डिजाइन है कि कैसे लाइट होगा भैया हम करते हैं। सेट पे वैभव आदर्श खुद लग जाते हैं एकदम जी जान से। पूंजी बहुत नहीं है इसमें, सिर्फ दिमाग है। आप लोगों को ये भी जानकारी, क्योंकि नाटक पूंजी पे नहीं दिमाग पे चलती है। तो मैं किशोर जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि ये मंच संचालन के लिए हमारे हर बार आग्रह स्वीकार कर लेते हैं। तो किशोर जी आपको हृदय से धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद देकर शुभ रात्रि की अंतिम बातें आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जिनका सबसे अंतिम रूप से धन्यवाद करना है वो है आप दर्शकों के बिना सब कुछ अधूरा है। ये प्रस्तुति आपके लिए थी और आप उसका हिस्सा थे। तो मैं बता दूं कि आज की तरह आप कल भी आए, 6:30 बजे का समय होगा और कल है रंग सृष्टि पटना की प्रस्तुति पॉपकॉर्न, और तीसरे दिन अंतिम दिन प्रस्तुति धूमिल की कहानी पर एक नाटक है जिसको आप जरूर देखें, पटकथा। तो आग्रह है और इसी घोषणा के साथ मैं आज की प्रस्तुति के साथ आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ।